हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम ज्योग्राफ़ी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आदित्य रंजन सर की बुक करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। और आज हम ज्योग्राफ़ी भी हम थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम पीवाईक्यू करने वाले हैं इसके। तो ये वाली क्लास आपकी पूरी पीवाईक्यू बेस्ड होगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पीवाईक्यू। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि फ्लेवर स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा कराए जा रहे सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और कर लेते हैं इसको फटाफट से। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जैसे कि आपको पता है। तो यही बुक कंप्लीट हो पाएगी और उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी, ठीक है। और अगर आप मॉडल टेस्ट नहीं लगाए हैं आपने, तो मॉडल टेस्ट भी आप लगा लीजिए। मेरे पास जैसे समय था मैंने उस तरह से आपको 15 अगस्त 16 अगस्त को मॉडल पेपर दिए थे। हालांकि मैं पूरे 3 नहीं दे पाई क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि मैं बीच में आपकी एक कोई क्लास रोकूँ एनसीईआरटी की या फिर आपकी करंट की, और फिर आपको जो है दिन में एक आपका ये इस बुक का वीडियो आएगा और एक आपका मॉडल टेस्ट पेपर का वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उड़िया पठार। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार आपका स्थित है राजस्थान राज्य में, ठीक है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में ये स्थित है। उड़िया पठार राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है और ये लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई के साथ राज्य का सबसे ऊंचा क्या है? पठार है, ठीक है। तो राजस्थान के सिरोही ज़िले में है और ये लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई के साथ राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, यानी राजस्थान का, ठीक है। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, हाँ आप दिख रहा है, ठीक है। तो नदियों को उन राज्यों के हिसाब से हमें सुमेलित करना है जिनमें वे बहती हैं। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो कामेंग, कामेंग आपकी बहती हैं, जैसा कि नाम हम जब जानते हैं असम में कामेंग बहती हैं। नैतरणी, नैतरणी आपकी बहती हैं उड़ीसा में। गिरना, गिरना आपकी बहती हैं महाराष्ट्र में। और हसदेव आपकी बहती हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये देखिए, कामेंग असम, नैतरणी उड़ीसा, गिरना महाराष्ट्र और हसदेव छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की आपकी नदियां हैं गंगा, ठीक है, और आपकी हैं ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। अब कावेरी और गोदावरी कौन से नदी तंत्र की नदियां हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से और ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। पागी घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पागी घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, पागी घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक सुदूर उच्च ऊंचाई वाली घाटी है, ठीक है। ये घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो जाश्कर, पीर पंजार और धौलाधार पर्वतमाला से घिरी हुई है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सभी को पता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, ठीक है। तो असम में स्थित माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक हम कहते हैं कोसी नदी को, ठीक है। ये सबको पता ही है, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कोसी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून के दौरान ये नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती है और इसकी ये अप्रत्याशिता बाढ़ का कारण बनती है और हर साल जान माल को भारी नुकसान पहुंचाती है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर है आपका गुरु शिखर। अब आप बताओ कि डोडा बेटा कहाँ है, पंचमढ़ी कहाँ है और अनाईमुडी कहाँ है? तो अनाईमुडी मैं बना देती हूँ केरल में, ठीक है। अब पंचमढ़ी और डोडा बेटा आप बताओगे।
गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1722 मीटर राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। नेक्स्ट है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोजिला और बुलगिर जम्मू कश्मीर में है, बारालाचा शिपिकिला उत्तर प्रदेश में है, थांगला नीति पास लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जिलेपला सिक्किम में है। तो क्या आपको लगता है कि थांगा नीति और लिपुलेख आपका हिमाचल प्रदेश में है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और बारालाचा और शिपिकिला भी आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। थांगा नीति लिपुलेख आपका यूके में है, यानी उत्तराखंड में, और बारालाचा और शिपिकिला कहाँ पर है आपका? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये देखो लिखा है यहाँ पे, बारालाचा शिपिकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है। थांगला तांगलांगला नीति पास लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, सॉरी, लद्दाख में आपका थांगला, उत्तराखंड में नीति और लिपुलेख है, मैं भूल गई थी। नेक्स्ट है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तामिया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। ये पातालकोट घाटी का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जो घोड़े की नाल के आकार की है और जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध है। हिमालय का कौन सा भाग नदियों के द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो बताइए क्या है आपका? तो ये है आपका शिवालिक रेंज या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है। यह रेत, गाद और बजरी जैसे असंगठित तलछटों से बनी है, जिन्हें उच्च हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा नीचे लाया गया है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा का कारण होता है कि उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु और आपका मानसून। ठीक है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु की शुरुआत अक्टूबर से दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, भारत में अक्टूबर की गर्मी गर्म आर्द्र मौसम की अवधि को संदर्भित करती है, जो मानसून के वापस जाने के साथ होती है, जो बढ़ते तापमान के साथ अवशिष्ट नमी का कारण बढ़ती है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो भाई किसको जानते हैं? लू नाम से जानते हैं। ठीक है, लू एक गर्म और शुष्क पवन है, जो गर्मियों के महीनों विशेष रूप से मई और जून के दौरान भारत के उत्तरी मैदानों में बहती है। ये आमतौर पर दोपहर के समय पे चलती है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो इसे मानसून का प्रस्फोट यानी कि फटना कहा जाता है। ठीक है, मानसून का प्रस्फोट या फटना सामान्य वर्ष की अवधि के बाद अचानक भारी वर्षा की शुरुआत को दर्शाता है। ये आमतौर पर जून की शुरुआत में होता है, खासकर केरल तट पर, और फिर पूरे भारत में फैल जाता है। मानसून के प्रस्फोट को आमतौर पर मानसून की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो भाई थार मरुस्थल में जो है दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रेत दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और रात में तेज़ी से ठंडी होती है, जिससे तापमान में काफ़ी अंतर आ जाता है। दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जबकि रात में नमी और वनस्पति की कमी के कारण लगभग 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जालौर ज़िले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान के जालौर ज़िले में रोज़ी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। और आप देखते हैं कि राजस्थान में
ज़्यादातर आपको पिंक कलर की, इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना था ना, पिंक कलर का पत्थर और ग्रेनाइट मिलता है पूरा। राजस्थान का जालौर जिला गुलाबी रोजी पिंक ग्रेनाइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रेनाइट की एक विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है, जिसका व्यापक रूप से निर्माण और सजावटी अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना आपकी तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी परियोजना तांबे के खनन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। ये परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के द्वारा संचालित है। निम्नलिखित में से किसे भूरा या कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? भूरा या ब्राउन कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ठीक है, लिग्नाइट को अक्सर इसके भूरे रंग और कम कार्बन सामग्री के कारण भूरा कोयला कहा जाता है। ये उच्च नमी और कम ऊर्जा घनत्व वाला निम्न श्रेणी का कोयला है। लिग्नाइट इतना मुलायम और भुरभुरा होता है कि इसे हाथों से तोड़ा जा सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दल्ली राजहरा। ठीक है, तो ये दल्ली राजहरा क्या है, इसको देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजहरा खदानों से होती है। ठीक है, जो भिलाई से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण में है। ये खदानें हेमेटाइट अयस्क के समृद्ध हैं, जो इस्पात उत्पादन के लिए आदर्श है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है वो मंजूरी देती है। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? तो भाई वन प्रकारों का वर्गीकरण किया है सर HG चैंपियन ने। ठीक है, तो सर HG चैंपियन 1936 में भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। चैंपियन और सेत वर्गीकरण व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और जलवायु और पारिस्थितिक स्थितियों के आधार पर भारतीय वनों को 5 प्रमुख प्रकारों और 16 उप प्रकारों में वर्गीकृत करता है। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे बड़े सागौन के जंगल हैं और ये सागौन की लकड़ी के अग्रणी उत्पादकों में से एक हैं। सागौन एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो मुख्य रूप से पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है, खासकर मध्य और दक्षिणी भारत में, और ये मध्यम वर्षा वाली गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पे बना है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित कृष्णा नदी पर बना है, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ये बांध दुनिया के सबसे बड़े चिनाई वाले बांधों में से एक है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ये स्वतंत्रता के बाद जम्मू और कश्मीर में निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना है। भारत मानक याम्योत्तर रेखा कितनी है? तो ये भाई आपकी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। ठीक है ना, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारत की मानक मध्याह्न याम्योत्तर रेखा है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसका उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा जिसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये अरब सागर में स्थित 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा।
ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,60,002 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है चुबी मुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य के निशासित प्रदेश में है? तो ये आपका त्रिपुरा में है। ठीक है। चुबी मुरा छबी मुरा गोमती के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टानों पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यहाँ शिव, विष्णु, कार्तिक, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की विशाल प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो लेक तुर्काना आपकी केन्या की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ठीक है। तुर्काना झील दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, जो मुख्य रूप से उत्तरी कोन्या के तुर्काना काउंटी में स्थित है। कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो अंतःस्थलीय जल निकाय पृथ्वी का सबसे बड़ा है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय सतह क्षेत्र के हिसाब से है। सागर कहे जाने के बावजूद ये वास्तव में एक झील है, खारे पानी की झील, जिसका समुद्र से कोई निकास नहीं है। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। जीएमटी लंदन के ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला में औसत सौर समय है। ये सभी समय क्षेत्रों के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। भारतीय मानक समय जीएमटी से +530 घंटे आगे है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को आपको 24 काल क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया गया है। पृथ्वी को 24 प्रमुख समय क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक 1 घंटे के समय अंतर को दर्शाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी को एक पूर्ण चक्कर 360 डिग्री पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इसलिए 360/24 15 डिग्री प्रति समय क्षेत्र है। प्रत्येक समय क्षेत्र आमतौर पर 15 डिग्री देशांतर तक फैला होता है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जानते हैं भाई? हम तो अमेजन वर्षा वनों को हम पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं। अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया में फैला हुआ है। इसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। ये दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो जो है वो आपका बाल मसीहा यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट है। क्या है? चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है क्राइस्ट चाइल्ड या लिटिल बॉय। अल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के गर्म होने को संदर्भित करता है, जो वैश्विक स्तर पर मौसम के पैटर्न को बाधित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो ये है रब अल खली रेगिस्तान। रुब अल खली, जिसे खाली क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित रेतीला रेगिस्तान है। ये सऊदी अरब, ओमान, यूएई और यमन के हिस्सों में है। इसमें विशाल रेत के टीले हैं, जिनमें से कुछ 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं। उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो जावा सागर को हिंद महासागर से सुंडा जलडमरू मध्य जोड़ता है। ठीक है।
सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। ये जावा सागर उत्तर पूर्व में को हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम में जोड़ता है। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जलभृत के नाम से जाना जाता है। जलभृत परागम चट्टान तलछट की एक परत है जो भूजल को धारण करती है और संचारित करती है। ये जल स्तर के नीचे पाया जाता है और इसमें संग्रहित पानी को कुओं या बोरहोल को माध्यम से निकाला जा सकता है। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो ये जल तालिका यानी कि वाटर टेबल की ऊपरी सीमा जो है कहलाती है। जल तालिका वाटर टेबल संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी सतह है जहाँ मिट्टी और चट्टान के कणों के बीच का सारा स्थान पूरी तरह से पानी से भरा होता है। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा घटने वाला संसाधन है आपका पूरी दुनिया में वन। ठीक है, वनों की कटाई कृषि और शहरीकरण के लिए, जंगल की आग, प्राकृतिक और मानव निर्मित अवैध लकड़ी कटान, व्यापार और अतिदोहन के कारण वन दुनिया में सबसे तेज़ी से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए? तो कुल 8 मिशन जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPC शुरू की थी, जिसमें 8 मुख्य मिशन शामिल हैं। ठीक है, जिनमें से एक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं UNFCCC का अर्थ। तो UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट UNFCCC का अर्थ है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक वैश्विक संधि है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी ग्रीन हाउस गैस जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2, ठीक है, मीथेन, CH2, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है और पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है और इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ऑर्गन को आपका ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती हैं और ऑर्गन एक उत्कृष्ट अक्रिय गैस है जिसमें अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने और विकीर्ण करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अन्य सभी दिए गए विकल्प ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम। तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है समुद्र के स्तर में वृद्धि, ठीक है, तटीय रेखा में वृद्धि, फसल पैटर्न में वृद्धि। तो सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कई परिणाम हैं। समुद्र में वृद्धि ग्लेशियर के पिघलने और समुद्री जल के तापीय विस्तार के कारण होता है। तटरेखा में परिवर्तन बढ़ते समुद्र तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकते हैं जिससे कटाव और तटरेखाएँ
बदल सकती हैं। और फसल पैटर्न में परिवर्तन, तापमान और वर्षा पैटर्न में परिवर्तन कृषि को प्रभावित करता है, जिससे किसानों को ये बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वे क्या, कब और कैसे फसल उगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये है आपकी अवरक्त विकिरण। ठीक है, क्या है? अवरक्त विकिरण। तो पृथ्वी सूर्य से दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करती है और फिर इसे अवरक्त विकिरण यानी गर्मी के रूप में पुनः उत्सर्जित करती है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, CH2 और N2O इस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है, गर्मी को रोकती है और निचले वायुमंडल को गर्म करती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन आपकी हरित गृह गैस नहीं है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाता है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस हरित गृह गैस नहीं है। ये रासायनिक रूप से स्थिर है और अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करता। दिए हुए अन्य विकल्प ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। ठीक है। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल भाई आपका ओजोन परत, जो समताप मंडल में जो ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें कमी को हम ओजोन होल कहते हैं। ठीक है। ओजोन छिद्र समताप मंडल में ओजोन परत के पतले होने को संदर्भित करता है, विशेष रूप से अंटार्कटिक क्षेत्र में। ये कोई वास्तविक छिद्र नहीं है, बल्कि ओजोन सांद्रता में महत्वपूर्ण कमी है। कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो ये आपका सेरेस। सेरेस आपका एकमात्र बौना ग्रह है। ठीक है। सेरेस आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, वसंत विषुव होता है। तो वसंत विषुव आपका 21 मार्च को होता है और ये हमने डायग्राम के थ्रू इस बुक में पढ़ा था। ठीक है। तो वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। ये हर साल 21 मार्च को होता है और इस दिन दुनिया भर में दिन और रात की लंबाई लगभग क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो भैया बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है। बुध के बाद किसका नंबर आता है? शुक्र का। फिर किसका नंबर आता है? पृथ्वी का। ठीक है। और फिर किसका नंबर आता है? सॉरी, मंगल। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकटतम है। हालांकि ये सबसे निकट है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है। इसके बजाय शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। आई हॉलमार्क लोगों का उपयोग किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क लोगों का उपयोग होता है आपके जेवर के लिए। हॉलमार्क भारत में सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदारों को धातु की प्रामाणिकता और शुद्धता का आश्वासन देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया है फिनिश, और कल हम भारतीय अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसमें 51 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हमने ज्योग्राफी के देख लिया। अब कल से हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो शेयर ज़रूर किया करिए और लाइक और फीडबैक ज़रूर दिया करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।